Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devan Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर। केटीजी हमने बेटा ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपने भी आई एम श्योर देख लिया होगा। इसके अलावा बेटा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है। आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर 2। लेक्चर 1 में आइसोथर्मल प्रोसेस तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आज के लेक्चर को समझना है तो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 और केटीजी देखना मैंडेटरी है। नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, देन ज्वाइन दिस क्लास, तब आप लिंक कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, वरना उतना मजा नहीं आएगा। ठीक है, दिस पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बेटा, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूं बिकॉज केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। एक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा, कम से कम 2 फिजिक्स में क्वेश्चन आएंगे केटीजी थर्मो मिला के, कुल मिला के 12 नंबर, 8 फिजिक्स के 4 केमिस्ट्री के। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से इस पार्ट को कवर करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। एंड बेटा मैं हमेशा की तरह बोलूंगा, प्लीज नोट्स कॉपी बनाना है, क्लास की तरह लेकर के चलना है, फुल एनर्जी और फोकस के साथ। एंड बेटा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, राइट, बिकॉज यू विल कीप ऑन गेटिंग वेरी गुड lectures, right, time to time. ठीक है, and let's start with the class with a bang. चलो, तो सबसे पहले बेटा आज हम जिस प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम एडियाबैटिक के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एडियाबैटिक का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अरे भाई, एडियाबैटिक का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको मैंने लेक्चर 1 में बता दिया था। एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल की अगर बात करें बेटा, हीट ट्रांसफर कुड नॉट टेक प्लेस। एडियाबैटिक वॉल एक ऐसी वॉल थी जिसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर नहीं होता। तो एडियाबैटिक प्रोसेस भी तो वैसे ही प्रोसेस होगा, यानी कि इसमें अगर मैं हीट एक्सचेंज की बात करूं तो ये कितना होगा, जीरो। क्लियर। अच्छा, दूसरा पॉइंट बेटा, अगर मैथमेटिकली स्टार्ट करें इसको, तो मैथमेटिकली बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है पी वी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। आप बोलोगे सर व्हाट इज पी वी रेज टू पावर गामा? ठीक है, तो यहां पे गामा का मतलब होता है बेटा एटॉमिसिटी, यानी सीपी बाय सीवी। ये आपको अच्छे से पता है। मोनोएटॉमिक के लिए याद करो कितना होता है बेटा 5/3 1.33, करेक्ट। 1.5/3 का मतलब 1.67, करेक्ट। अगर डायटोमिक की बात करेंगे तो बेटा ये होता है 7/5 मतलब 1.4। और पॉली यानी कि ट्राई की अगर बात करें नॉन लीनियर, तो बेटा गामा का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 4/3 दैट इज 1.33। ठीक है, ये वैल्यूज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो पी वी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट आ गया। अगर मैं चाहूं तो प्रेशर को लिख सकता हूं nRT/V। यहां से मुझे मिलेगा T V टू द पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। समझ गए? इसी की जगह अगर मैं चाहूं, करेक्ट, देखो ये प्रेशर वॉल्यूम हो गया, ये टेम्परेचर वॉल्यूम हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है। इसी की जगह अगर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं बेटा, लेट से मुझे अब टेम्परेचर और वॉल्यूम की जगह टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, तो P को तो मैं P ही लिख दूंगा, यहां वॉल्यूम को लिख दूंगा मैं nRT/P टू द पावर गामा। यानी कि यहां से निकल के आ जाएगा मेरे पास बेटा, इफेक्टिवली यहां लिख देता हूं, ठीक है, कि P रेज टू पावर 1 माइनस गामा एंड बेटा T टू द पावर गामा, ये कांस्टेंट। ठीक है, इसे हटा दें बेटा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो इफेक्टिवली अगर हम देखेंगे तो P रेज टू पावर 1 माइनस गामा एंड बेटा T रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कितना, कांस्टेंट। तो इफेक्टिवली अगर देखें बेटा, तो कुल मिला के एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास देखो कितनी तरह की इक्वेशंस आ गई बेटा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बन चुकी है। P वी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट, T वी रेज़ टू पावर गामा -1 कांस्टेंट एंड बेटा P रेज़ टू पावर 1 माइनस गामा, T रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे कई क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे बोला जाएगा कि गैस को आपने 8 टाइम्स एक्सपेंड कर दिया, आपने गैस को 27 टाइम्स एक्सपेंड कर दिया, कभी बोलेगा टेम्परेचर को हमने 64 टाइम्स कम कर दिया। इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। और फिर बताओ प्रेशर बताओ, वॉल्यूम बताओ, टेम्परेचर बताओ। तो ये तीनों इक्वेशंस एकदम टिप्स पे होनी चाहिए और इनकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। और एप्लीकेशन का जो तरीका है बेटा, ध्यान से सुनना, करेक्ट। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो आप ऐसे समझना कि इसको ऐसे तो याद रखना ही रखना है, इसके साथ ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि मैं लिख सकता हूं P2/P1 इक्वल टू V1/V2 टू द पावर गामा। समझे बात को? इनफैक्ट वी रेज़ टू पावर गामा नीचे जाएगा, तो P2/P1 V1/V2 टू द पावर गामा। ये सॉल्व करने के लिए 10 टाइम्स इजियर है एज कंपेयर टू दिस इक्वेशन।
कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी हट जाएंगी, समझ गए। तो तीनों इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन यूज करनी है इस फॉर्म में यूज करनी है। तो ये जो पहली इक्वेशन थी ये फॉर्म निकल के आ गई। कोई बोलता है सर इसकी कैसे बनेगी, मैं लिख देता हूं। इसकी बननी चाहिए बेटा T2 बाय T1 इक्वल टू V1 बाय V2 टू द पावर गामा माइनस 1। समझ गए बेटा, ये किसकी निकल के आ गई, इसकी इक्वेशन निकल गई। ऐसे इसकी भी लिख सकते हैं ना बेटा। ये इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बहुत कैलकुलेशन हेल्प मिलेगा, कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी ज्यादा बेटा। वो जो फ्रैक्शंस वगैरह हैं सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें तुमको सेम क्वेश्चन में 2 मिनट लगेगा तो इसमें 40 सेकंड लगेगा, 100% आई कैन गारंटी। तो ध्यान रखना, ठीक। तो ये अपना हो गया बेटा पॉइंट नंबर 1 कवर, प्रोपोर्शनैलिटी वाला। अब हम बात करते हैं बेटा पॉइंट नंबर 2 की, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 जो होता था बेटा हमारे पास, वो होता था वर्क, क्यू और यू। ये 3 चीज की बात करते थे। आप देखो बेटा ध्यान से सुनना, क्यू की अगर मैं बात करूं तो कितना, 0। अभी तो बताया एडियाबैटिक प्रोसेस, नो हीट एक्सचेंज, बोले वेरी गुड सर। डेल्टा यू की अगर बात करूं, डेल्टा यू, अरे तो इतना आसान है, जो मर्जी प्रोसेस ले लो, ये हमेशा एनसीवी डेल्टा टी आता है। कितना आता है, एनसीवी डेल्टा टी आता है। बोले सर ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। इसका मतलब अगर कोई मुझे बोले कि भाई मुझे वर्क बता दो, तो मैं वर्क को फर्स्ट लॉ से लिख सकता हूं, Q माइनस डेल्टा यू। बोले यस सर। Q आपके पास कितना है, बोले 0। बोले यस सर। यानी कि यहां से W आ जाएगा माइनस एनसीवी डेल्टा टी। मैं क्या करने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, माइनस एन सीवी की जगह मैंने लिख दिया R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। आप बोलोगे सर ये क्या किया, मैंने कहा बेटा ये आपको तब समझ आएगा जब आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लेक्चर देखा होता, क्योंकि केटीजी के अंदर मैंने क्लियरली ये बात बताई थी कि सीवी का जो फॉर्मूला है वो R अपॉन गामा माइनस 1 भी होता है और FR बाई 2 भी होता है। सीपी का जो फॉर्मूला है वो गामा R अपॉन गामा माइनस 1 भी होता है और FR बाई 2 प्लस R भी होता है, करेक्ट। तो वो फॉर्मूला यहां लिखा। अब मैं नेगेटिव को एडजस्ट करूंगा, ध्यान से सुनना, अभी खत्म नहीं किया मैंने। अब मैं नेगेटिव को एडजस्ट करूंगा, तो यहां से जब बेटा नेगेटिव को एडजस्ट करूंगा तो देखो क्या फॉर्मूला निकाल के लाऊंगा। यहां से मैं निकालूंगा इफेक्टिवली फाइनली वर्क डन, यहां लिखने जा रहा हूं इक्वल टू एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वर्क का करेक्ट फॉर्मूला है, साइन में गड़बड़ी कर देगा। यहां गामा माइनस 1 भी लिखा होगा, 1 माइनस गामा भी। आपको भावनाओं में अगर आप बह गए तो आप गामा माइनस 1 पे टिक कर दोगे। आपको करना किस पे है, 1 माइनस गामा पे। ऊपर भी देखना है कि डेल्टा टी है, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर यहां टी इनिशियल माइनस फाइनल लिख दिया तो फिर यहां पर गामा माइनस 1 हो जाएगा। समझ गए बेटा, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ आप एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा को सीधे सीधे चाहो तो ये भी लिख सकते हो, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। यानी इफेक्टिवली बेटा हम चाहें तो हम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, करेक्ट। तो बेटा यहां से देखो मेरे को Q के बारे में पता लग गया, डेल्टा U के बारे में पता लग गया और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में पता लग गया। तो जब वर्क निकाला तो वर्क मेरे को निकल करके कितना आ गया बेटा, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, साइन का ध्यान रखना है, या P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा, करेक्ट। तो पहला सेट ऑफ क्वेश्चन इन फॉर्मूले पे बनता है, दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन बेटा इन फॉर्मूले पे बनता है। आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा बेटा। अगर ये इतना पार्ट समझ आ गया है तो प्लीज अभी वीडियो को पॉज कर दो, क्योंकि और ज्यादा सुनोगे कॉन्टिन्यूसली तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। तो यही वीडियो पॉज करके आराम से इसको अपनी कॉपी में लिखो, आराम से इनको अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। उसके बाद क्लास को आगे बढ़ा के चलो, ठीक है बेटा। चलो यहीं पे वीडियो पॉज करो, फिर आगे बढ़ना, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो इसके बाद मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, तो मैं बात करने जा रहा हूं बेटा पॉइंट नंबर 3 की। तो जब पॉइंट नंबर 3 की मैं बात करता हूं वहां हम C की बात करते थे। बेटा C का मतलब है 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा। अरे आप खुद सोचो कि भाई यहां पे तो Q 0 है, मतलब आपको कुछ हीट देना ही नहीं पड़ेगा। समझ गए बात को। यहां पर मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि जो C आएगा बेटा वो C आ जाएगा 0। समझ गए, ये सब मैथमेटिकली भी प्रूफ करूंगा, अभी सुनते जाना। कोई दिक्कत इसके अंदर, बोले नो सर। मैंने कहा वेरी गुड।
इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 4, ठीक है, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 4 यहीं पे बताता हूं कि बेटा आपको कभी कभी बोला जाएगा सडन प्रोसेस, आपको बोलेगा सडन प्रोसेस का मतलब बर्स्टिंग ऑफ टायर फट गया, बलून बर्स्ट कर गया, है ना, एक्सप्लोजन हो गया। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं बेटा ये जनरली एडियाबैटिक नेचर के होते हैं, समझ गए। तो सडन प्रोसेसेस जो होते हैं बेटा ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जनरली क्या होते हैं, एडियाबैटिक। तो कभी अगर क्वेश्चन में बोला गया है और आपको नी प्रोसेस के बारे में बोल दिया है, सिर्फ ये लैंग्वेज यूज हो रही है इस तरह की, तो समझ जाना कि एडियाबैटिक है। अगर कभी बोलता है नहीं बहुत स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस, तो बेटा वेरी स्लो प्रोसेस का मतलब निकल करके आता है आइसोथर्मल। ये मैंने इसलिए बता दिया बेटा क्योंकि लैंग्वेज के कंफ्यूजन से, ठीक है। तो ये है अपना पॉइंट नंबर 5। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो पॉज करो, तीनों पॉइंट कॉपी करो, तीनों क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर बढ़ते हैं छठे पॉइंट पे, ठीक है। मैं बढ़ता हूं, आप कॉपी करने के बाद बढ़ना। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, कि भाई स्लोप ऑफ एडियाबैटिक की बात करो। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, देखो कितनी काम की चीज है, इसमें तो बहुत सारा पढ़ना है बेटा। अब जो शुरू करने जा रहा हूं उसमें काफी सारी चीजें हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग प्रोसेस, ठीक है। तो अभी तक आई एम श्योर कोई डाउट नहीं भी हुआ होगा। आप आराम से एक बार दोबारा से गो थ्रू भी कर लो, उसके बाद स्टार्ट करना है यहां से। तो बेटा जब स्लोप की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले पीवी का ग्राफ का मतलब पीवी के बीच में ग्राफ बनाना पड़ेगा ना बेटा। ये ग्राफ ऐसे बनता है, ये कुछ आइसोथर्मल जैसा दिखता है। लेकिन जब यहां पे स्लोप लिखते हैं बेटा तो स्लोप का मतलब निकल के आता है वही कहानी, dp डिवाइडेड बाय बेटा dv। और बेटा इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है माइनस गामा पी बाई वी, यानी कि इफेक्टिवली अगर मैं देखूं बेटा तो इफेक्टिवली जो स्लोप है एडियाबैटिक का वो माइनस गामा पी बाई वी है। और इसको मैं और इफेक्टिवली लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि दिस इज गामा इंटू माइनस पी बाई वी। और जैसे ये लिखता हूं आपके दिमाग में घंटियां बजनी शुरू। बोले सर कौन सी घंटियां बजनी शुरू? मैंने कहा बेटा माइनस पी बाई वी क्या था? बोले सर माइनस पी बाई वी तो स्लोप था आइसोथर्म का। मैंने कहा वेरी गुड, यही घंटी की बात कर रहा था, सही बजी है घंटी। तो ये बन जाएगा स्लोप ऑफ आइसोथर्म। यानी कि बेटा एडियाबैटिक की अगर बात करता हूं तो उसका स्लोप गामा टाइम्स होगा स्लोप ऑफ आइसोथर्म के। आई एम श्योर आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर एट दिस पॉइंट। अगर ये मेरी बात आपके दिमाग में ठीक से चली गई है तो अभी वीडियो पॉज करके 6 पॉइंट लिखो, फिर मैं जाऊंगा नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के ऊपर। तो अभी मैंने एडियाबैटिक का सारा पार्ट कवर किया है, अब इसकी एप्लीकेशन बेस देखूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो प्लीज डू कॉपी दिस पार्ट, राइट। इसको अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। करेक्ट, चलो शुरू करें। देखो जरा आगे बढ़ता हूं, अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। तो अगर मैं बात करता हूं नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 तो ये समझ आ गया कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, अभी लिखा था, दोबारा लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्म का गामा टाइम्स है। बोले ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब अगर कभी मेरे पास P वर्सेस V ग्राफ मिल गया मुझे, P वर्सेस V, तो बेटा मेरे पास ग्राफ देखो कैसे बन सकता है। ग्राफ मेरे पास ऐसा भी बन सकता है और ग्राफ मेरे पास ऐसा भी बन सकता है। तो अगर मुझे सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा एडियाबैटिक और कौन सा आइसोथर्मल, तो देखो कितना आसान है। इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2। आप खुद देखो 2 का स्लोप क्या है, ज्यादा। अगर मैंने टेंजेंट बना दी बेटा तो आप खुद देखो ना, क्या जो टेंजेंट बनेगी वो ऐसे नहीं बनेगी, एक टेंजेंट ऐसे और एक टेंजेंट ऐसे। तो दिख रहा है कि इसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा। 2 का स्लोप क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब यहां से ये समझ आ गया कि जो 2 है वो बेटा एडियाबैटिक है, जो 1 है वो आइसोथर्मल है। समझ गए बात को? तो कुल मिला के बेटा जो ज्यादा स्टीप कर्व है वो एडियाबैटिक होगा, जो कम स्टीप होगा वो आइसोथर्मल होगा।
क्लियर बेटा? तो यहां से एक ये पॉइंट अपने को निकल के आ गया कि भाई अगर दो ग्राफ दे रखे हैं तो कौन सा आइसोथर्मल और कौन सा एडियाबैटिक। इसको अभी के अभी वीडियो पॉज करो और कॉपी करो बेटा। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आते हैं और वो बहुत कन्वेंशनल है, हर किताब, हर बुक, हर मॉड्यूल, हर टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से उसको ग्रिप में लेना है, उसके लिए पहले इतना पार्ट कॉपी कर लो। राइट, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, मैं बढ़ता हूं आगे। देखो कितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला सवाल आपसे बोलेगा कि भाई मेरे पास ग्राफ्स दे रखे हैं। हम बोलेंगे कौन से ग्राफ दे रखे हैं भाई, बताओ जरा। बोलेगा सर एक तो ये रहा, सॉरी, बोलेगा एक तो ये रहा, एक ये रहा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक ये रहा, ठीक, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ही रहा। तो कुल मिलाकर के मैंने देखो कितने ग्राफ बना दिए, 1 2 3 4 5 6 ग्राफ बना दिए। अब ये ग्राफ किस किस के बीच में है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अब देखो हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपसे ये बोलेगा कि भाई हमें तो बस ये आइडेंटिफाई कर दो कि भाई कौन सा अपने पास आइसोथर्मल है, कौन सा इसमें से एडियाबैटिक है मोनोएटॉमिक का, कौन सा एडियाबैटिक है डायटॉमिक का, कौन सा एडियाबैटिक है ट्राइटॉमिक का, कौन सा इसके अंदर से आइसोबैरिक है, कौन सा आइसोकोरिक है, ये बता दो जरा पहले तो। हमने कहा ठीक है, आप एक काम कर लो बेटा, 1 मिनट वीडियो पॉज कर लो और वीडियो पॉज करके एक बार खुद के लेवल पे आंसर्स लिख लो, जो भी आपको लगता है 2 से 3 मिनट लेके आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, और उसके बाद मेरा आंसर देखना। ठीक है, तो यही वीडियो पॉज करो, आंसर लिखो, उसके बाद देखना। मैं शुरू करता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मुझे तो बहुत बेसिक सी चीज़ें समझ आती हैं, और वो बेसिक चीज़ें हैं कि अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूँ तो पॉइंट नंबर 1 में तो मुझे पॉइंट नंबर 1 में तो मुझे बेटा 1 में अगर मैं बात करूं तो प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है। मतलब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये मेरे लिए आइसोबारिक है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 6 में अगर मैं देखता हूं बेटा तो मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट दिखता है, इसका मतलब ये मेरे लिए आइसोकोरिक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल ही 2 कन्वेंशनल प्रोसेसेस हो गए। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं प्रोसेस 2, 3, 4, 5 में कैसे डिफरेंशिएट करना है। इसमें भी बहुत आसान है। सबसे ऊपर वाला जो है, जो सबसे कम स्टीप है, वो तो आइसोथर्मल है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। यानी ये हो गया आइसोथर्मल। बोले ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये 3 रह गए। इन तीनों में अगर देखेंगे बेटा तो इन तीनों में 5th का स्लोप सबसे ज्यादा है, 5th का स्लोप। और मुझे इतना पता है कि ये 3 एडियाबैटिक में से कोई होंगे, मोनो, डाई या पॉली। अरे भाई अगर मैं गामा की बात करूं तो गामा मोनो क्या था, गामा मोनो था बेटा 5/3 यानी 1.67। मतलब कुल मिला के मैं यही लिख दूं, गामा मोनो का ज्यादा था, फिर गामा डाई का था, फिर गामा पॉली या ट्राई का था। अरे भाई यहीं से समझ आ गया कि जिसका गामा सबसे ज्यादा, स्लोप क्या है, गामा p/v, नेगेटिव स्लोप के साथ। तो यानी कि सबसे ज्यादा स्टीप तो मोनो होना चाहिए, यानी 5th वाला होना चाहिए मोनो एडियाबैटिक, करेक्ट। 4th वाला होना चाहिए बेटा डाई एडियाबैटिक, और बेटा 3rd वाला होना चाहिए पॉली एडियाबैटिक। समझे बात को? तो दिस इज हाउ आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग ग्राफ्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा कर्व किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात अगर आपके दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से बैठ गई है तो वीडियो पॉज करके आंसर्स लिख लो। अगर आपके आंसर सही हैं, अप्रिशिएट योरसेल्फ। अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, गलती को हाईलाइट करो, आगे मत होने देना, खत्म बात। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। मैं इसका अगला पार्ट बता रहा हूं और क्या पूछ सकते हैं। तो इसी के अंदर एक तो हो गई भाई प्रोसेस आइडेंटिफाई करना। दूसरा बोलता है कि मुझे बताओ कि अगर मैं अलग अलग प्रोसेसेस लूं तो किस में सबसे ज्यादा वर्क होगा और किस में सबसे कम वर्क होगा। मैंने कहा ले, ये तो बहुत ही आसान सवाल है भाई। यहीं से दिख रहा है कि 1 के अंदर सबसे ज्यादा एरिया, 2 के अंदर उससे कम, 3 के अंदर और कम, 4th के अंदर और कम, 5th के अंदर और कम, 5th 6th में 0।
भाई आई होप ये बात तो आपको समझ आती होगी ना कि अगर मैं 5th की बात करूं तो उसके अंदर सिर्फ ये वाला एरिया ब्लू वाला, लेकिन अगर मैं बात करता हूं 1 के अंदर तो बेटा उसके अंदर ये पूरा बैंगनी वाला एरिया है। तो यहां से समझ आ रहा है ना कि एरिया सबसे ज्यादा किसका है, फर्स्ट का। जिसका एरिया सबसे ज्यादा उसका वर्क सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि बेटा एरिया अंडर पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क, लेक्चर 1, राइट। तो यहां से हमको एक बात और क्लियर हो गई कि ठीक है भाई, मान गए आपकी बात कि कभी भी अगर वर्क को कंपेयर करना है तो सबसे ज्यादा आइसोबारिक, फिर अपने पास आ जाएगा बेटा आइसोथर्मल, ठीक है। इसके बाद बेटा अपने पास आ जाएगा वर्क डन बाय एडियाबैटिक। अच्छा, एडियाबैटिक के ऑर्डर पॉली डाई पता ही है, और लास्ट में आ जाएगा बेटा वर्क डन बाय आइसोकोरिक, ये तो वैसे ही 0 होता है, करेक्ट। तो बेटा दिस इज द अदर पार्ट विच कैन बी आस्क्ड एंड आई एम श्योर कि बेटा अगर ये पूछा गया तो आप गलत नहीं करोगे, राइट। तो मैं आपको समय दे रहा हूं वीडियो पॉज करके पूरा कॉपी करने का, करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था एडियाबैटिक प्रोसेस का, उसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट था एंड आई एम श्योर कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर रहा होगा बेटा, ठीक है। तो 10, 20, 30 सेकंड का ब्रीदिंग स्पेस ले लो, मैं भी ले लेता हूं, पानी पी लेता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, आगे और टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस में। चलो कर लिया बेटा कॉपी, है ना, यहां तक तो पहले कर ही लिया था, बस ये कॉपी करना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ना, जो हमें ध्यान रखना है एडियाबैटिक के लिए। इसी में मैंने पॉइंट 1 भी कवर कर दिया, पॉइंट 2 भी कवर कर दिया, ठीक। और आई थिंक इतना काफ़ी है आपके लिए एडियाबैटिक रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करने के लिए, ठीक है। बाकी हम प्रॉपर न्यूमेरिकल सीखेंगे आज, बस थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना है ना। कुछ 2 प्रोसेस और है, 2-3 उसे कंप्लीट करना है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मैं अब बात करने जा रहा हूँ बेटा पॉलीट्रॉपिक। देखो बेटा पॉलीट्रॉपिक इज पर्सनली माय फेवरेट टॉपिक, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सबको कवर कर लेता है, सबको। बोले सबको मतलब इट्स अ जनरलाइज प्रोसेस। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, दीज आर स्पेशल केसेस ऑफ दिस इज अ जनरलाइज प्रोसेस। अच्छे समझना, पॉलीट्रॉपिक के लिए सबसे पहले मुझे पकड़नी पड़ेगी इक्वेशन पी रेज़ टू पावर अल्फा कांस्टेंट, पी रेज़ टू पावर अल्फा कांस्टेंट। ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यानी कि यहां पर अल्फा कैन बी एनीथिंग, एनी डैम नंबर। अगर अल्फा को मैं 0 कर दूं तो पी कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस। अगर मैं अल्फा को 1 कर दूं, पीवी कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस। अल्फा को अगर गामा कर दूं तो गामा करते ही मुझे क्या मिलेगा बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस। अल्फा की अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे अलग अलग प्रोसेसेस मिल जाएंगे। यानी अगर मुझे पॉलीट्रॉपिक के सारे याद हैं और किसी का फॉर्मूला नहीं भी याद है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, समझ गए। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट अगर पकड़ेंगे बेटा पॉलीट्रॉपिक का, वो तो हम देख ही चुके हैं कि भाई पी वी रेज़ टू पावर अल्फा विल बी ए कांस्टेंट। पी वी रेज़ टू पावर अल्फा बेटा क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वहां भी लिख दिया हमने, दोबारा लिख दिया क्योंकि इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं बेटा। दूसरा जो पॉइंट आता है पॉलीट्रॉपिक में, वो है वही 3 चीज़ें जिनकी हम बात करते थे। फिर से लिखते हैं डेल्टा यू, इसमें जो मर्जी कर लो, हर प्रोसेस के लिए एन सी वी डेल्टा टी। बोले ठीक। अगर मैं बात करता हूं बेटा वर्क डन, तो अब याद करो वर्क डन का जो फॉर्मूला था, अगर पी वी रेज़ टू पावर गामा होता तो फॉर्मूला क्या निकाला था वर्क डन का, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। साइन की गलती मत करना, बार बार कह रहा हूं। तो मैं यहां पे एन आर डेल्टा टी लिखता हूं, अरे गामा की जगह अल्फा ही तो है, सेम फॉर्मूला 1 माइनस अल्फा। बोले ठीक, सुनते जाना। क्यू होता है बेटा W प्लस डेल्टा यू एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू की जगह बिल्कुल सीरियसनेस के साथ सुनना, एन सी वी डेल्टा टी। यहां पर लिखूंगा एन आर डेल्टा टी 1 माइनस अल्फा, ठीक। यहां से एक बहुत मैजिकल चीज निकालने वाले हैं, एन डेल्टा टी को लिया बाहर, ब्रैकेट में बच गया सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आप अगर याद करोगे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था एन सी डेल्टा टी लेक्चर 1 में, कि क्यों जनरल प्रोसेस के लिए एन सी डेल्टा टी होता है,
और यहां डिराइव किया तो निकल के आया n डेल्टा टी CV प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो जब कंपेयर करूंगा तो यहां से एक कितना मैजिकल चीज निकलेगा भाई, इतना मैजिकल चीज निकलेगा कि C का वैल्यू आ जाएगा CV प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फा। डू यू अंडरस्टूड? राइट, यानी कि ये एक जनरल स्पेसिफिकेट का फॉर्मूला निकल के आ गया मेरे पास। तो एक तो हमारा पर्पस देखो कहां फुलफिल हो गया, एक तो यही फुलफिल हो गया कि भाई हमको पता लग गया कि तीनों चीजों को कैसे लिखते हैं, चाहे वो डेल्टा यू की बात की जाए, चाहे वो डब्ल्यू की बात की जाए, चाहे क्यू की बात की जाए। और याद करना आसान है, डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी हर प्रोसेस के लिए, वर्क डन एनआर डेल्टा टी वहां 1 माइनस गामा था, यहाँ 1 माइनस अल्फा है। और क्यू की अगर बात करें तो एनसी डेल्टा टी, जहां पे सी का मतलब सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकली। आप बोलोगे सर इंटरेस्टिंग क्यों, मैं समझाता हूं। मैंने आइसोकोरिक और आइसोबारिक का तो आपको बता दिया था सीवीसीपी कैसे आया, ठीक है। आप पूछोगे कि सर आइसोथर्मल का इन्फिनिटी और एडियाबैटिक का जीरो कैसे आया, मैं बताता हूं। आइसोथर्मल का मतलब क्या होना चाहिए था, देखो ध्यान से सुनना। आइसोथर्मल के लिए अल्फा इक्वल टू 1, क्योंकि जैसे 1 डालोगे पीवी कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, एनआरटी कांस्टेंट। अल्फा 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 क्या होता है, जीरो। एनीथिंग बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। आइसोथर्मल के लिए इन्फिनिटी, समझे। यहीं से कोई बोलता है कि नहीं नहीं मुझे तो आप बताओ एडियाबैटिक का, मैंने कहा ये लो अभी बताता हूं। एडियाबैटिक के लिए अल्फा को क्या करना पड़ेगा, गामा, तभी तो पीवी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट बनेगा। 1 माइनस गामा आर अपॉन 1 माइनस गामा, और सीवी का फॉर्मूला क्या था, आर अपॉन गामा माइनस 1। लिख देता हूं मैं चाहो तो आप, आर अपॉन गामा माइनस 1। तो आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस गामा, इफेक्टिवली सी निकल के आएगा बेटा। तो यहां से बेटा आप C का वैल्यू किसी भी प्रोसेस के लिए बता सकते हो। और ये तो जेनेरिक प्रोसेस थे, कन्वेंशनल प्रोसेस थे। अभी देखना अनाप शनाप प्रोसेस आएंगे, आपका सुन के देख के दिमाग खराब हो जाएगा, सर ऐसा कैसे है यार, पर ऐसा होता है। अब मैं बस उसी पे जाने वाला हूं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कन्वेंशनल प्रोसेस दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपको सारे फॉर्मूले याद है, आप लगा दो। बट कुछ नया आ गया, अनाप शनाप आ गया, तो उसका क्या करेंगे, ये हेल्प करेगा अपनी, देखना कितनी बढ़िया से, ठीक है। तो बढ़ेगा आगे। आप एक बार पहले यहाँ वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो पूरा, ये कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो, और ये कॉपी कर लो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप तभी आगे बढ़ना जब बेटा कॉपी करके समझ चुके हो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक। देखो, अरे नोट्स के अंदर ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपको बोला जाएगा कि भाई प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, ठीक। आपको बोलेगा कि भाई मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें ऐसा कुछ दे रखा है, P प्रोपोर्शनल टू V। बताओ जरा इस प्रोसेस के लिए Q कितना होगा, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा U कितना होगा, इस प्रोसेस के लिए W कितना होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 2 मोल, ठीक है। आपको बोला गया कि डेल्टा T दे रखा है 300 केल्विन, R का वैल्यू आ रही है, बताओ जरा कितना आएगा, ठीक। और C भी पूछ लेगा, C भी बताओ कितना आएगा, C स्पेसिफिकेट। अब आप खुद सोचो बेटा, सबसे पहले तो आपका दिमाग ठनकेगा, यार P प्रोपोर्शनल टू V कैसे हो गया, हम तो PV इक्वल टू NRT पढ़ते आए थे। अरे भाई PV इक्वल टू NRT एक स्टेट के लिए यूज आता है, राइट, स्टेट के लिए। आप जब थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हो, 2 अलग अलग स्टेट की बात करते हो, तो उन्हें जोड़ने के लिए तो आपके पास क्या होता है, उन्हें जोड़ने के लिए आपके पास थर्मोडायनेमिक्स के लॉज होते हैं। तो आप ऐसे समझो, जो PV इक्वल टू NRT है ना, वो सब इफेक्टिवली वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन जैसा है। और जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं वो इफेक्टिवली इक्वेशंस ऑफ मोशन जैसा है, 2 अलग अलग चीजों को जोड़ने के काम आते हैं। So for process you have laws of thermodynamics, for state you have PV equal to NRT। तो हर चीज को, प्रोसेस को PV equal to NRT से जोड़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग आपका बोरा जाएगा एकदम। अब देखो ना P प्रोपोर्शनल टू V कैसे लगेगा, समझे। अब देखो कैसे निकालना है। हमने कहा यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैं इसको लिखता हूं PV टू द पावर -1 कांस्टेंट। बोले ऐसा क्यों, अरे V को नीचे लेके गया फिर ऊपर लेके गया, PV टू द -1। यहां से मुझे एक बात समझ आ गई कि भाई अल्फा मेरा -1 है, क्वेश्चन खत्म, यही खत्म। कैसे, C का जो फॉर्मूला है बेटा CV प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा की जगह डाल दूंगा -1, करेक्ट। आपको बोल दिया जाएगा मोनो एटॉमिक गैस है, अरे मोनो एटॉमिक गैस है तो CV तो मेरे को पहले से ही पता है। CV मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, मोनो एटॉमिक गैस की अगर बात करूंगा 3R/2,
ठीक, प्लस r/2। समझ गए? कितना निकल के आ गया? 2r। समझे बेटा? ऐसे करके, ठीक है। तो सीवी में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, राइट। इसी तरह से बेटा अगर क्यू की बात कर दे, क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं, n c डेल्टा टी, n की जगह 2, c की जगह कितना आ जाएगा बेटा? निकाल चुके हो 2r, और डेल्टा टी के कितना? 300। क्वेश्चन खत्म। आप बोलोगे डेल्टा यू, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, एन सी वी डेल्टा टी यानी 2 3r/2 इंटू 300। आप बोलोगे वर्क डन, वर्क डन में भी दिमाग नहीं लगाना, इन दोनों की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो हमें एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एल्फा, एन की जगह 2, आर की जगह आर, टी एन की 300, 1 माइनस 1 माइनस 1 कितना? 2। यानी इफेक्टिवली मेरे पास तीनों ये आ गए, इफेक्टिवली मेरे पास सी आ चुका है, करेक्ट, और मेरे से कुछ पूछेगा ही नहीं। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन बनाए जाते हैं और फंसाए जाते हैं। तो जब ये अनाप शनाप तरह के प्रोसेसेस आते हैं जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं, जनरल लाइफ में नहीं देखे जाते, जो हमारा दिमाग इजीली परसीव नहीं करता, वहां पॉलीट्रॉपिक बेटा बहुत ज्यादा काम आता है। समझे मेरी बात को? बहुत ज़्यादा। तो कभी भी अगर पीवी पीटी कुछ ऐसी इक्वेशंस दे रखी होंगी, आप उसको पीवी टू दी पावर अल्फा में रिलेट करो, सिंप्लीफाई करो, अल्फा का वैल्यू निकालो, फिर आपको सारी चीज़ें आपके हाथ में मिल जाएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर। आराम से ब्रीथ करो, पानी पियो, थोड़े ब्रेन को रेस्ट दो, इन सब चीज़ों को अच्छे से कॉपी करो और उसके बाद आगे बढ़ना, क्योंकि इसके बाद बस 2 छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं, फिर न्यूमेरिकल्स हैं, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है? ओके, तो आप वीडियो पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। चलो अब हम बात करते हैं बेटा साइक्लिक प्रोसेस की। देखो साइक्लिक प्रोसेस वैसे बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और कोई स्पेशल प्रोसेस भी नहीं है, बट यस मैं पर्सनली पढ़ाना पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चंस में काम आता है। तो जब कभी भी आपके पास कोई साइक्लिक प्रोसेस हो, साइक्लिक प्रोसेस कैसा होगा? कैसा भी हो सकता है, ऐसा ले लेते हैं कोई ऐसा प्रोसेस, ठीक है। तो बेटा ये कोई एक साइक्लिक प्रोसेस है, ध्यान से सुनना। यहाँ क्या है? प्रेशर, यहाँ क्या है? वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम। आपको बोला गया कि भाई ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और बताओ तीनों चीजें। मैंने कहा लो फटफट बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा डेल्टा यू की। ये होता है 0। क्यों? क्योंकि साइक्लिक मतलब बेटा जहां से शुरू किया वापस वहीं आ जाओ। साइक्लिक का डेफिनेशन ही यही होता है कि व्हेन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिटर्न्स टू द ओरिजिनल थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स या वेरिएबल्स, करेक्ट, और व्हेन द इनिशियल थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर इक्वल टू द फाइनल थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, मतलब पी वी टी एन जितने पहले थे अगर प्रोसेस के कंप्लीशन पे भी उतने ही हो तो उसे बेटा हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। समझ गए बात को? तो ये ध्यान रखना, साइक्लिक प्रोसेस की डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, इट्स अ प्रोसेस in which final thermodynamic variables are equal to the initial thermodynamic variables। ठीक। अब बेटा देखो यहाँ पे पहला चीज तो लिखी चुके हैं डेल्टा यू 0, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें बेटा वर्क डन, तो वर्क डन के लिए मुझे पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, साइकिल का एरिया लेना पड़ेगा, और ये भी पता है कि क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव और बेटा एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव। ये आपको बता चुका हूँ लेक्चर 1 में। इसके अलावा अगर Q की बात कर लूँ तो बेटा यहाँ पे Q किसके बराबर आ जाएगा? W, क्योंकि प्लस डेल्टा U जैसे ही लिखोगे डेल्टा U तो वैसे भी क्या है? 0। तो इफेक्टिवली साइक्लिक प्रोसेस में बेटा मेरे को आई डोंट थिंक परेशान होने की कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। बेसिक सी चीज़ है, साइक्लिक मतलब डेल्टा U 0, वर्क डन मतलब एरिया अंडर द साइकिल, ये भी पढ़ चुके हैं, और Q फर्स्ट लॉ से पता चल गया कि W के बराबर है। खत्म, बस इतना ही कहानी आएगा साइक्लिक का। ठीक है, यहीं पे साइक्लिक को एंड करते हैं। इस पार्ट को कॉपी कर लो और इस पार्ट को कॉपी करने के बाद ही आगे बढ़ना। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले लेक्चर में, ठीक है? आप वीडियो पॉज करके करना है। अगला है बेटा क्वाजी स्टैटिक। ये भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला नहीं है, ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि यू शुड हैव एन आइडिया, आएगा कभी तो पता होना चाहिए। तो जो क्वाजी स्टैटिक है ये क्या है मैं समझाता हूँ। क्वाजी स्टैटिक मतलब झूठ मूठ का स्टैटिक, मतलब ऐसे समझो कि ऐसा कोई प्रोसेस जो दिखने में स्टैटिक होता है बट एक्चुअल में डायनामिक होता है। मैंने क्या कहा बेटा? जो दिखने में स्टैटिक है, मतलब ये कि अपीयर्स स्टैटिक, बट एक्चुअली डायनामिक। एक बढ़िया एग्जांपल दूं इसका, ग्लास। आप देखो बेटा ऐसा कहते हैं ना कि ग्लास, कोई बहुत पुराना ग्लास है तो जो नीचे है थिकनेस वो ज़्यादा होती है, ऊपर थिकनेस कम होती है, क्योंकि ग्लास फ्लो करता है।
तो हम ये मानते हैं, ऐसा है कि ग्लास इज अ सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड मतलब जो एक्चुअल में लिक्विड की तरह बिहेव करता है, मतलब ये फ्लो डाउन करता है, पर इतना धीरे फ्लो करता है तो हमें दिखाई ही नहीं देता, हमें लगता है कि वो स्टैटिक है। उसे कहते हैं बेटा क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, मतलब प्रोसेस विच इज सो स्लो इन नेचर, सो स्लो इन नेचर दैट इज इफेक्टिवली अपीयर्स टू बी स्टैटिक, जो इतना धीरे है कि हमें रुका हुआ स्थिर अवस्था में दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्या बात समझ आती है? बस इतना ही इसके बारे में जानना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब नेक्स्ट लेक्चर में रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये नाम काम आएगा या कभी कभी क्वेश्चंस में काम आएगा, तो घबराना नहीं है। क्वाजी स्टैटिक का मतलब एक स्लो प्रोसेस जो इतना स्लो है कि दिखता स्टैटिक है बट एक्चुअल में डायनेमिक होता है। करेक्ट। सो इसके अलावा एक प्रोसेस और मैं ऐड कर रहा हूं, उसको और अच्छे समझ लेना। वो भी प्रोसेस नहीं है, न्यूमेरिकल है, बट उसको प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं। देखो ये कॉपी कर लिया बेटा, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना, राइट। इसके बाद बेटा अगला जो पार्ट है दैट इज फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। आप बोलोगे सर ये क्या वाला है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस? मैंने कहा मैं समझाता हूं। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, फ्री एक्सपेंशन का प्रोसेस का मतलब होता है, सबसे पहले अपन सिस्टम बनाते हैं कि भाई हमारे पास एक बॉक्स जैसा है, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है बेटा, एक कोई फिल्म है, ऐसा कुछ, ठीक है। आराम से सुनना। इसमें ना गैस भरी हुई है, कोई एक गैस है, यानी एक तरफ मेरे पास क्या है बेटा, गैस, ठीक, और बेटा एक तरफ मेरे पास क्या है, वैक्यूम, करेक्ट। और ये एक फिल्म थी, बेसिकली ये एक फिल्म थी जो इसको रोक के रखी हुई थी, ठीक है, जो इसको रोक के रखी हुई थी। अब हुआ क्या बेटा, हुआ क्या, अरे ये फिल्म को आपने ब्रेक कर दिया। जैसे फिल्म को ब्रेक किया, ये जो गैस थी बेटा, ये जो गैस थी, क्या ये एक्सपेंड करना शुरू करेगी? बोले बिल्कुल करेगी। मतलब ये कि ये जो गैस थी ये इफेक्टिवली अब यहां पूरे में एक्सपेंड कर चुकी होगी, ठीक। तो ये जो एक्सपेंशन है इसे कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। नाम से सब समझ आ रहा है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब जब कोई गैस फ्रीली एक्सपेंड करे वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम के अंदर मतलब जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही ना हो, एनवायरनमेंट ही ना हो, सराउंडिंग्स ही ना हो। तो बेटा वैक्यूम के अगेंस्ट जब एक्सपेक्ट करेगी कोई एक गैस, तो उसे बोला जाएगा फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना। आपसे पहले तो बोलेगा कि भाई इस प्रोसेस में ना मुझे तो आप वर्क डन बताओ। सबसे पहले आप फट से आंसर दोगे 0। बोले क्यों? क्योंकि बेटा वर्क किसी एजेंट के अगेंस्ट करना पड़ता है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट करना पड़ता है। अगर आप रोकोगे, अगेंस्ट करोगे, अपोज करोगे तो कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है वैक्यूम के अगेंस्ट, कोई वर्क नहीं। बोले ठीक है। दूसरा, मैंने ये मान रखा है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम अगर बोल दिया गया है, क्वेश्चन में बोला जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, नहीं तो फिर सिर्फ इतनी बात करेगा। तो आइसोलेटेड बोलते ही बेटा Q क्या हो गया? बोले 0। मैंने कहा वेरी गुड, Q 0। और Q और W 0 मतलब डेल्टा U 0। डेल्टा U 0 बोलने का मतलब यहां से कहानी समझ आई कि भाई इसका मतलब तो फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर सेम होंगे। मैंने कहा यस, फाइनल एंड इनिशियल टेम्परेचर सेम। आपसे यही पूछा जाता है कि ये गैस फ्रीली एक्सपेंड कर रही है वैक्यूम में, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? हमारा आंसर होना चाहिए इक्वल टू द इनिशियल टेम्परेचर, आइसोलेटेड सिस्टम। आपसे वर्क पूछा जा सकता है, W पूछा जाता है, Q सब कुछ 0। इसके अलावा फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के बराबर। ऑफ कोर्स वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई V फाइनल ग्रेटर देन V इनिशियल, तो P फाइनल लेस देन P इनिशियल, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी कंजर्व्ड है और टेम्परेचर भी इक्वल हो गया। समझ गया बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट फ्री एक्सपेंशन, जो आपसे पूछ सकता है। आप यहीं पे बेटा पॉज का बटन दबाओ और इसको लिख लो अच्छे से, है ना। और उसके बाद हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स पार्ट पे, राइट। तो प्लीज अब ना जितना अभी तक पढ़ाया है, आई होप आपने नोट किया होगा, उसको पूरे को गो थ्रू कर लो। पिछली क्लास के नोट्स भी गो थ्रू कर लो, अभी वाली क्लास के भी नोट्स गो थ्रू कर लो, और फिर क्वेश्चंस कर लो। इफेक्टिवली अगर मैं बोलूं ऑनेस्टली तो थर्मोडायनेमिक्स ऑलमोस्ट 70-80% कवर हो गया है, क्योंकि इसके बाद बचा ही क्या है? कार्नोट साइकिल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, फलाना ढिमका, एकदम बेसिक सी चीजें। बाकी मोस्टली टिपिकल पार्ट खत्म हो गया है, और जितनी थ्योरी आपको बता दिया है उसके बेसिस पे एक सवाल नहीं फंसेगा, 100% बता रहा हूं।
तो प्लीज लेक्चर 1 और अभी तक का जो लेक्चर 2 है उस तक की थ्योरी को अच्छे से समराइज कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो और फिर पानी वानी पी लो, बढ़िया से कुछ खावा लो, रेस्ट कर लो और फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करना। फिर जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा वैसे वैसे आपको करना है एंड आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग द करेक्ट आंसर्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। ठीक बेटा, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला सवाल है बेटा वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि एन आइडियल डायटोमिक गैस, है ना बेटा। देखो जो जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनको मार्क करते चला करो। तो डायटोमिक गैस कह रहा है हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये एक और इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया। और कह रहा है आपको फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी बताना है बेटा जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में आएगी काम। देखो कितना आसान सवाल है ये, है ना, कितना आसान सवाल है। आप एक काम करो ना, पहले एक बार वीडियो पॉज करके अपने लेवल पे इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके देखो कि आपका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, और फिर मैच करना सोल्यूशन से, है ना। तो अगर सही हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, नहीं तो गलती पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, चलो आप वीडियो पॉज करके करो, मैं सोल्यूशन लिखता हूं बेटा। तो देखो आपको जब बोला गया है कि कांस्टेंट प्रेशर पे है फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी, है ना, फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी, राइट, यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा यू बाय क्यू, ये निकालना है बेटा कि कितनी इंटरनल एनर्जी जो थी वो हीट के फ्रैक्शन निकालना है अपने को जो डेल्टा यू के लिए यूज आया। तो डेल्टा यू बाई क्यू चाहिए था। अरे भाई डेल्टा यू में तो दिमाग लगाना ही नहीं है, ये हमेशा क्या आता है बेटा, एन सी वी डेल्टा टी आता है। और बेटा जहां तक क्यू की बात करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर मतलब कितना, बोले सर क्यूपी। बेटा क्यूपी का क्या फॉर्मूला बताया था, एनसीपी डेल्टा टी। क्यूवी का एनसीपी डेल्टा टी, क्यूपी का एनसीपी डेल्टा टी, नहीं तो एनसी डेल्टा टी। सी का फॉर्मूला सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बार बार रिमाइंड कराते रहूंगा आपको ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। एन सी पी डेल्टा टी, बेटा एन डेल्टा टी तो कट गया, सी वी बाई सी पी को क्या मैं 1 बाई गामा लिख दूं, क्योंकि गामा क्या होता है, सी पी बाई सी वी। अरे भाई गामा अपने को दे रखा है ना, डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस का मतलब क्या होता है बेटा, डायटोमिक होता है 7/5 गामा। तो ये रेशियो कितना निकल के आएगा बेटा, 5/7। यानी इफेक्टिवली अगर देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, आई एम श्योर आपका आंसर 100% सही आया हुआ। ठीक है, तो बढ़े आगे बेटा। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड अगले सवाल पे। इसको कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, जिसे भी करना है, करेक्ट, और आगे बढ़ते हैं, है ना। इस तरह से कई क्वेश्चंस आते हैं बेटा ये फ्रैक्शन वाले, तो उनको बहुत अच्छे से बेसिक से पहले लिखो क्या चाहिए और फिर उसमें फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो, वो आपको बहुत अच्छे से याद है। अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल आपको कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो पढ़ते हैं। 2 cylinders A and B fitted with pistons containing equal amount of an ideal gas। ठीक, कितने टेम्परेचर बेटा, 300 केल्विन पे। दोनों का टेम्परेचर सेम है अभी। A is free to move, देखो ये कीवर्ड है फ्री टू मूव। फ्री टू मूव का क्या मतलब होता था सर, फ्री टू मूव का मतलब होता था कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो नहीं कांस्टेंट रहेगी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट, और बोला दूसरा B is fixed। फिक्स का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी आइसोकोरिक आइसोबैरिक प्रोसेस। समझ गए, बोले यस सर। इफ सेम हीट इज गिवन टू द 2 cylinders then temperature of the cylinder A increases by 30 केल्विन। कह रहा है कि भाई दोनों को क्या कर दिया आपने, हीट सेम दे दी। मैं लिख देता हूं आपको क्वेश्चन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है कि भाई Q ऑफ A और Q ऑफ B दोनों की सेम है, तो जो A है उसका टेम्परेचर 30 केल्विन बढ़ता है। तो बताओ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अदर गैस। कितना आसान सवाल है यार, देखो आपको सीधे सीधे बोल दिया QA बराबर कितना है, QB। A का मतलब क्या था बेटा, A का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, तो ये P। ये क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब V। कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, NCP डेल्टा T ऑफ A। ये आएगा बेटा NCV डेल्टा T ऑफ B। अब देखो कितना आसान है, N से तो N कट जाएगा क्योंकि सेम गैस बोलिए, सेम अमाउंट ऑफ गैस। Cp की अगर बात करेंगे, अपने को पता है गामा 1.4 है डायटोमिक के लिए, यानी Cp बाई Cv को एक साथ 1.4 लिख देता हूं। करेक्ट, यहां पे डेल्टा T है तो निकालना ही है ना हमको, कितना बोला, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कितना, ऑफ B बताना। अच्छा, A का कितना बढ़ गया, 30 बढ़ गया, तो ये 30। और बेटा अगर मैं बात करता हूं Cv, ये तो गया, डेल्टा T भी निकालना था, कितना निकल के आ गया, 42 केल्विन। 42 केल्विन, यानी कि अगर यहां से देखेंगे बेटा तो दिस अगेन फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
समझ गए बेटा? तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। मैंने क्या कहा था कि छोटे छोटे कीवर्ड पकड़ने, तो क्वेश्चन टफ नहीं था, बट ये पता होना चाहिए था कि भैया फ्री टू मूव मतलब आइसोबारिक, ये खुद से इंटरप्रेट करना है। आपको बोला फिक्स पिस्टन मतलब आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, खुद से इंटरप्रेट करना है। उसके बाद सवाल में कुछ नहीं है, खाली सवाल की लैंग्वेज को तोड़ करके अपने हिसाब से करेक्ट वे में प्रेजेंट करना, देन इट इज वेरी इजी। थर्मोडाइनमिक्स में सारा खेल ही खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा? वीडियो पॉज करो, कॉपी कर लो। इसमें एक चीज और सुनना, अगर कभी कभी चाहे तो क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता है। कैसे कर सकता है? आपको उल्टा दे देगा कि दोनों में टेम्परेचर का इंक्रीज सेम है, करेक्ट, दोनों में टेम्परेचर का इंक्रीज सेम है, बताओ एक की हीट अगर Q है तो दूसरे की कितनी होगी। यानी ये कि अगर देखो बोल दिया जाए डेल्टा टी ऑफ ए इक्वल टू डेल्टा टी ऑफ बी, अब Q का रेशो बताओ, या Q एक का पता है दूसरे का बताओ, कितना आसान है। डेल्टा टी को क्या लिख दूंगा? Q बाय एन सी वी, सीधे सीधे लिख दूं Q ऑफ ए बाय एन सी वी। ठीक है, ए कौन सा था अपना बेटा? कांस्टेंट प्रेशर वाला था, CP लिखना पड़ेगा, इक्वल टू Q ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन सी बी। क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। एन से एन को काट देना, CP बाय CV पता है आपको, QA पता होगा, QB आ जाएगा। तो कभी सेम हीट देके टेम्परेचर डिफरेंस पूछेगा, कभी सेम टेम्परेचर डिफरेंस देके हीट का रेशो पूछेगा। दोनों तरह के सवाल में बेटा आप नहीं फंसोगे किसी भी हालत में, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? कॉपी कर लो इसको अपनी लैंग्वेज में, कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपको कह रहा है कि गिवन मास ऑफ गैस, ठीक है, आपको क्या बोला बेटा? गिवन मास ऑफ गैस, और ये बोल रहा है कि ये एक्सपेंड कर रहा है A से B तक। ये रहा हमारे पास A, ये A है, ये B है, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, तीन रास्ते हैं, 1 2 3। ठीक, आपको बोला गया है कि भाई हमें तो ऐसा बताओ कि भाई W1 W2 W3 अगर वर्क डन है, अगर W1 W2 W3 वर्क डन है तो फिर क्या ऑर्डर होगा। अरे बाप रे, कितना ही आसान सवाल है ये तो। मुझे लग रहा है आपको सवाल सॉल्व करने का पेन उठाने की जरूरत नहीं। कह रहा है कौन सा वर्क ज्यादा। अरे भाई वर्क का मतलब अगर पीवी ग्राफ है, एरिया अंडर द ग्राफ, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एरिया, कौन सा वाला सबसे ज्यादा एरिया? अरे बोलो फटाफट से। वेरी गुड, फर्स्ट वाले के अंदर, सॉरी थर्ड वाले का एरिया सबसे ज्यादा। ठीक, उसके बाद अगर देखेंगे तो फिर किसका आ जाएगा? 2 का एरिया आ जाएगा, और थोड़ा देखेंगे तो उसके बाद फिर 1 का एरिया आ जाएगा। समझ गए? यानी कि W3 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W1। गलत, W3 कहाँ गया? ये ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बेटा? तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। और हाँ, अगर बोलता है चेंज इन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, काम की बात। इसी में अगर पूछ ले कि भाई इंटरनल एनर्जी के बारे में बताओ फटाफट से, तो हम बोल देंगे डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2 इक्वल टू डेल्टा U3। अगर Q के बारे में पूछ ले, ध्यान से सुनना, Q1 Q2 और Q3 को, Q होता है U प्लस W, डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U आपका सेम है, W आपका 3 का ज्यादा है, तो Q भी किसका ज्यादा होगा? 3 का। समझ गए? तो बेटा देखो, उन्होंने तो वर्क के लिए पूछा था, मैंने आपको तीनों चीजों के बारे में बता दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं, किसी भी हालत में गलत करके तौहीन नहीं होनी चाहिए क्लास की। समझ गए? ये क्वेश्चन आने का मतलब है +4, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक, तो इसको कॉपी कर लो, समझ लो, वीडियो पॉज करके अच्छे से, तो ही आगे बढ़ना। मैं अगले लेक्चर पे जा रहा हूं, मतलब अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा? अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भाई एक आइडियल गैस है, टेकन थ्रू साइक्लिक प्रोसेस A to B to C। ठीक, साइक्लिक प्रोसेस है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस A से B से C तक। ठीक है, ABC as shown if the net heat supplied to the gas is 5 joule। क्या क्या दे रखा है बेटा? देखो आपको बोला गया नेट हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, करेक्ट, नेट हीट सप्लाइड टू द गैस, हीट गिवन टू द गैस या हीट टेकन बाय द सिस्टम। भाई गैस हीट ले रही है ना, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। कन्वेंशन याद करो, हीट टेकन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव। बोले गुड, यानी कि Q प्लस 5 जूल। ये ध्यान रखना बेटा, अगर इसी में हीट दी होती तो फिर माइनस लगाना पड़ता, तो साइन को ध्यान रखना पड़ेगा। इस लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। टू द गैस, गिवन टू द गैस, यहीं पे फंस जाते हैं कई बार साइन में। उसके बाद ABC से आ रहा है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन बाय द गैस बताना है C2A। C2A का मतलब क्या होगा बेटा? देखो
इस प्रोसेस में वर्क डन बताना C2 है। ठीक है, देखो आराम से सुनो बेटा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा U ऑफ कंप्लीट साइकिल के लिए मैं लिख रहा हूं, साइकिल के लिए। और साइक्लिक प्रोसेस क्या, डेल्टा U आपको बताया था क्या है, 0, क्योंकि जहां से शुरू करता है वहीं पे खत्म करता है। करेक्ट, बोले ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। यहां से Q बराबर कितना आ गया, W, यानी कि आपके पास टोटल वर्क डन क्या आ गया, 5। ये टोटल वर्क डन किस का है, साइकिल का है ना, साइकिल का है, तो क्या मैं नहीं लिख सकता AB प्लस BC प्लस CA। करेक्ट, आपको कहां तक बताना था, C बताना था भाई, मैंने बोला AB BC और C है। AB प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब P डेल्टा V, याद आया वर्क डन का फॉर्मूला, बोले यस सर। लिखते हैं, प्रेशर अपने पास कितना देखा बेटा, देखो 10, तो 10 प्रेशर डाल दिया, किस में देखा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टेंशन ही नहीं है यूनिट का। तो P डेल्टा V मीटर क्यूब में रखा है, यानी कि डायरेक्टली 2-1। करेक्ट, वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो ऊपर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव वर्क, कोई टेंशन नहीं। ठीक, प्लस वर्क डन बाय BC, B2C वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क 0, क्या बच गया, C2A। ये कितना है बेटा, देखो 5, 10 इंटू 1 10, यानी यहां से वर्क डन क्या आ गया, -5, यानी आंसर क्या होना चाहिए बेटा, -5, फर्स्ट ऑप्शन। समझ गए मेरी बात को? तो आई होप ये क्वेश्चन आपसे बहुत क्लियर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आते हैं कि साइकिल वगैरह दे दी, तो सबसे पहले पूरी साइकिल का वर्क निकाल लो, फिर उसको पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, फिर हर पार्ट को देखना पड़ेगा कि वो आइसोकोरिक है कि आइसोबारिक है कि कुछ और दे रखा है, फिर अकॉर्डिंगली जो प्रोसेस है उसका फॉर्मूला पीछे से उठाना पड़ेगा। इसीलिए पूरी थ्योरी एक साथ की हमने और अब न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ इजीली रिलेट कर पाए। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर? क्योंकि यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन नहीं बनता, यहाँ मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए यू नीड टू नो द कंप्लीट थ्योरी फर्स्ट, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो आई थिंक वी आर अप फॉर द टास्क, ये हमें समझ आ गया, और अगर आ गया है तो प्लीज वीडियो पॉज करके पूरा कॉपी कर लो, मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं। चलो अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल है मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस सडनली कंप्रेस्ड, अगर सडनली वर्ड बोला है तो ये मोस्ट टेंटेटिवली एडियाबैटिक होगा, बोल भी दिया है एडियाबैटिकली टू 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम, 1/8 ऑफ वॉल्यूम। बताना है द प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ द ओरिजिनल कितना है, मतलब फाइनल प्रेशर। ठीक, आई थिंक आप ये खुद 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, फटाफट से वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट के अंदर आंसर निकालो इसका। ठीक, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके करना, फिर ही सोल्यूशन चेक करना। देखो मैंने आपको तब भी बताया था अप्रोच बहुत सिंपल होनी चाहिए, PV⁻γ कांस्टेंट है हमें पता है, पर मैं प्रेफर करता हूं P2/P1 इक्वल टू V1/V2⁻γ। यहां से मुझे एक बात समझ आ गई कि भाई P2 तो मुझे बताना ही था कि ओरिजिनल का कितना है, तो इसको मैं रहने देता हूं। V1 अपने पास V थी और V2 कितनी हो गई बेटा, V/8, अपने आप 8 ऊपर चल जाएगा, V से V कट जाएगा। और बेटा आपको बोला है मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक का गामा कितना होता है, 5/3। ध्यान से देखोगे तो ये निकलेगा P2 इक्वल टू P1। 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है बेटा 2 की पावर 3, 3 कट जाएगा तो ये बचेगा 2 टू द पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, 32 टाइम्स। अंडरस्टूड? तो ये जो पार्ट होता है ना बेटा, ये वाला पार्ट, इससे आपकी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती हैं, कैलकुलेशन की गलतियां नहीं होती, वरना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, वही बेसिक 3 इक्वेशन, कभी वॉल्यूम बढ़ा देगा, कभी टेम्परेचर चेंज कर देगा, कभी प्रेशर और कुछ पूछेगा, तो करने को तो टफ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन में फंस जाता है बच्चा, ये पावर इन सब के अंदर। तो जब भी रेशियो करके करोगे कभी गलती नहीं होगी, मैं बता रहा हूं 100%, जितने मर्जी क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ठीक, वीडियो पॉज करो, सोल्यूशन लिखो और मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं अगले सवाल पे। ठीक है बेटा, मुझे लग रहा है ये शायद लास्ट ही क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल ये लास्ट ही क्वेश्चन है बेटा अपने आज की क्लास का, तो प्लीज फोकस ले आओ, एनर्जी ले आओ, खत्म करने वाले हैं बस। द इक्वेशन ऑफ अ सर्टेन गैस, अरे वाह ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है बट बहुत बढ़िया सवाल है। T⁻7/5/P⁻2/5 कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बतानी थी आपको, ठीक है, कि कितनी होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो गया, मतलब आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताना था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इन शॉर्ट आपसे CV पूछा गया है, CV। मुझे लग रहा है कि यार ये तो मैं ही बता देता हूँ
इसमें कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर लोगे। बाकी ट्राई करना है तो वीडियो पॉज करो, फट से आंसर निकालो, 1 मिनट में चेक कर लेना क्या जा रहा है, ठीक। बाकी मैं बता देता हूँ, t टू द पावर 7/5 बाई p टू द पावर 2/5, 7/5 p डिवाइडेड बाई p, तो इसको मैं लिख देता हूँ इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या लिख रहा हूँ बेटा, p टू द पावर 2/5। मुझे c चाहिए तो गामा पे या अल्फा निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, t को लिख देता हूँ p और v के टर्म में, तो मैं इसको लिखता हूँ बेटा pv बाई nr, तो pv 7/5 7/5 बाकी nr टू द पावर 7/5, ये सब कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू p टू द पावर 2/5, ठीक। अब ये nr को इधर ले आके कांस्टेंट में मिला देता हूँ और p को नीचे ले आता हूँ, तो ये इफेक्टिवली बन जाएगा p 7/5, नीचे जाएगा माइनस होगा तो 7/5 p टू द पावर 1 और v टू द पावर बचा 7/5 और इधर नया कांस्टेंट बन गया k डैश। बेटा इसको ध्यान से देखोगे तो ये पी वी रेज़ टू पावर गामा बना और बेटा यहाँ पे जो गामा निकल के आया ये 7/5 निकल के आया, 7/5। बेटा 7/5 का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, अपने को पता है कि ये डायटोमिक गैस है और बेटा अगर डायटोमिक गैस है तो जो CV आएगा वो आ जाएगा 5R/2, सेकेंड ऑप्शन से। समझ गए बेटा, तो ये इतनी आसानी से होता है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना होता तो मैं यहाँ पे ये 7/5 नहीं निकालता, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे वैल्यू देता कि 7/5 की जगह 9/5 दे देता, करेक्ट। और मैं बोलता कि मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ, मोलर स्पेसिफिक, यानी सी बताओ, CV की बात नहीं करता, सिर्फ C पूछता। तो मैं इसको वापस PV रेज़ टू पावर अल्फा तक लेके जाता, फिर यहां से अल्फा निकालता, फिर CV प्लस R/1 माइनस अल्फा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अच्छा क्वेश्चन बन जाता, समझ गए। तो आई होप बेटा मैंने पूरी कोशिश की है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर करवा सकूं, जितने करवा सकता था। कुछ नोट्स में कवर किए, कुछ यहाँ पे कवर किए, अब बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना है। हाँ, वन थिंग आई कैन एश्योर यू कि बेटा अभी तक का प्रोसेस तक का जो पार्ट है उसका आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव डन सो फार। बाकी इसके बाद लेक्चर 3 में मिलेंगे जिसमें हम कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, स्टेट वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक्स के जो रेफ्रिजरेटर वगैरह है वो सब एक साथ कवर कर लेंगे हम। बहुत छोटा लेक्चर होगा, करेक्ट। एंड विद दिस आई टेक अ बाय। और आपको बेटा अगर लगा कि लेक्चर में काफी मेहनत हुई है, अच्छा है, काफी प्रोडक्टिव था, आपको कुछ सीखने को मिला, तो डू थम्स अप और कमेंट में एक ना डाला करो कि अच्छा था, खराब था, जो भी था। खराब हो तो खराब डालो, अच्छा है तो अच्छा लगो, जो आपको लगता है जेन्युइनली, लेकिन मजे लेने के लिए नहीं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो काम का है तो बेटा डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ भी शेयर करो बेटा, उन्हें भी देखने दो ना कि सर कितना मजे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उनको भी अच्छा लगेगा, क्या पता कुछ फायदा ही हो जाए, कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है। एंड विद दिस आई टेक अ बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी बेटा, बाय बाय।